हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पहले ट्रायंगल लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद पैरेललोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। टू फोर्सेज दे एक्ट ऑन अ पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 5 न्यूटन। दो फोर्सेज आपके हैं, दोनों वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको देकर है, एक का 3 न्यूटन है तो दूसरे का 5 न्यूटन है। तो आपको मैग्नीट्यूड वाला पार्ट यहाँ पे दोनों फोर्सेज का देकर है, रादर मैं बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड पार्ट यहां पर देकर है। फर्दर कंटिन्यू करता हूं, दे एक्ट एट एन एंगल थीटा, दे एक्ट एट एन एंगल थीटा। अगर मैं बोल रहा हूं कि दो फोर्सेस एक पार्टिकल पे लग रहे हैं और वो दोनों फोर्सेस एट एन एंगल थीटा पर लग रहे हैं, दैट मींस वो थीटा एंगल दो फोर्सेस के बीच का एंगल होगा, ना कि रिजल्टेंट का एंगल। तो प्रॉब्लम यही होती है, आपको लगता है कि थीटा यहां पर रिजल्टेंट का एंगल है, आप जल्दबाजी में फॉर्मूला लिख देते हो कि tan बीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो वो नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझो कि थीटा यहां पर आपके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्दर, इफ द रिजल्टेंट प्रोड्यूस्ड 7 न्यूटन, अगर आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन होगा, दैट मींस आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी देकर है। अच्छा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है आपको? जरा पहले वही लिखते हैं। अगर आपको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है तो वो आपके पास आने वाला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर आप लिखते हो प्लस 2ab, और यहां पर आपके पास cos ऑफ थीटा आ जाता है। यही थीटा आपको यहां पे फाइंड करना है, बिकॉज दिस थीटा इट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और यही आपको यहां पे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन बहुत आसान बन गया ना, क्योंकि आपको रिजल्टेंट यहां पर दोनों फोर्सेस का 7 देकर है, तो आप 7 लिख दोगे। इट इज इक्वल टू अंडर रूट अपनी जगह पे रहेगा, a यहां पर आपका 3 न्यूटन ले लो, b यहां पर आप अपना 5 न्यूटन ले लो, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 2i, यह आपका 3 × 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर दोगे यहां पे cos थीटा से, तो ये कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। फर्दर जरा देख लो, 7 अपनी जगह पर, या रादर मैं 7 स्क्वायर यहां पे लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 9 प्लस 25 प्लस आपके पास यहां पर आ जाएगा 30 टाइम्स cos ऑफ थीटा। अच्छा, ये तो आपका 49 होता है, 49, इस 9 को यहां ट्रांसपोज करो तो -9, इस 25 को भी यहां ट्रांसपोज करो तो -25, ये आपके पास 30 टाइम्स cos ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। कहीं पे भी कुछ मुश्किल नहीं अभी तक होना चाहिए। जरा देख लो, यहां पर 49 में से 9 तो 40 आएगा, 40 में से 25 निकालोगे तो यहां पे 15 आ जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 30 टाइम्स, तो आपका 15 इज इक्वल टू 30 टाइम्स cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो आप इस 30 को नीचे ट्रांसपोज करो तो cos थीटा आपका यहां पर 15/30 आ जाएगा। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे, जिसको आप लिख सकते हो 1/2, और जिसको फर्दर आप लिख सकते हो, क्योंकि cos थीटा 1/2 के बराबर आता है, cos 60 होता है 1/2, आप यहां पर इसको इक्वेट कर सकते हो cos 60 डिग्री के। दैट मीन्स आपका जो थीटा होगा वो यहां पर 60 डिग्री होगा। चलो थोड़ा मैं और यहां पर इसको बताता हूं, थोड़ा और कुछ एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास ये 3 न्यूटन का फोर्स है, लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास यहां पर 3 न्यूटन का फोर्स है, और जो 5 न्यूटन का फोर्स है, लेट अस एज्यूम वो 5 न्यूटन का फोर्स मैं ये दिखा रहा हूं, तो ये आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स है। तो 3 न्यूटन का फोर्स है और आपका 5 न्यूटन का फोर्स है, मैंने सेम ऑर्डर में इनको लिया। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? अपोजिट ऑर्डर में, और आपको पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां पर 7 है, तो ये आपका 7 न्यूटन आने वाला है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि दो फोर्सेस का सपोर्ट ड्रॉ करो, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, फिजिक्स में आप लाइन ऑफ एक्शन कहते हो फोर्स के लिए, तो लाइन ऑफ एक्शन में अगर ड्रॉ यहां पे करूं 3 न्यूटन के लिए, तो वो कुछ ऐसे होने वाला है। सिमिलरली अगर 5 न्यूटन के लिए लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करे तो 5 न्यूटन के लिए लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये होने वाला है, और ये जो आपके पास यहां पर एंगल आपको मिलेगा यही थीटा है, और यही थीटा आपका यहां पे 60 डिग्री मिल गया आपको। बट अगर आपको बोला जाता कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है बेस वेक्टर के साथ, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था फिर, और ये एंगल को मैं यहां पे बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। चलो टैन बीटा को फाइंड करते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे टैन बीटा इट इज इक्वल टू, आप लिखते हो यहां पे b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, ए आपका बेस वेक्टर है, ए आपका वो वेक्टर होता है जिसके साथ रिजल्टेंट जो है वो कोइनिशियल आ जाता है। जरा देख लो, रिजल्टेंट आपका 3 न्यूटन के साथ कोइनिशियल है, 3 न्यूटन आपका यहां पे बेस वेक्टर बन जाएगा, और जो आपके पास 5 न्यूटन है वो आपका बेस वेक्टर यहां पर नहीं है। जरा पुट करते हैं वैल्यूज, तो आपके पास यहां पर जो टैन बीटा आ जाएगा
इट इज इक्वल टू बी। यहां पर आपके पास जो है, आप समझो यहां पर ए तो बेस वेक्टर है, वो तो 3 आ जाएगा, बट बी का वैल्यू फिर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री तो निकाल दिया, सॉरी थीटा तो निकाल दिया, वो तो 60 डिग्री है। डिवाइड किससे करोगे, ए प्लस बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू आपके पास यहाँ 3 है, प्लस आपके पास 5 इंटू कॉस 60 डिग्री आने वाला है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपका 5 इंटू रूट 3/2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आपका 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पर, होल डिवाइडेड बाई ये आपका 6 प्लस 5 11/2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हो कि आपका जो टैन बीटा है इट इज इक्वल टू 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मगर क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस थीटा को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया होता तो आप ये नहीं करते, मे बी आप डायरेक्टली ये यूज करते, बट यहां पर अगेन फिर आप कंफ्यूज हो जाते इस वाले पार्ट पे कि ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लाए कहां से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। वो अच्छे से अंडरस्टैंड जब क्वेश्चन को करोगे तो कम टाइम आपका लग जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा, आपका स्पीड इवेंचुअली बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो देख लो यहां पे, गिवन दैट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, अगर मैं यहां पर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कर रहा हूं, ये सेम ऑर्डर में होने वाले हैं, पढ़ा है हमने। इट इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर आपका रिजल्टेंट होने वाला है। आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, तो आप क्या करने वाले हो, आप यहां पर पी वेक्टर को यहां पर एज अ बेस वेक्टर ले लो। तो देख लो यहां पर मैं पी वेक्टर को एज अ बेस वेक्टर लेता हूं, और आपको पता है कि पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वो आपको देकर है कि वो आपका 90 डिग्री है, और आपको ये भी बोला गया है कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो जितना बड़ा मैंने पी वेक्टर बनाया उतना ही बड़ा यहां पर मुझे आर वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। ये तो रिजल्टेंट मैंने बना दिया, आप चेक कर लो, ये रिजल्टेंट मैं बना रहा हूं। अच्छा आप देख लो, रिजल्टेंट यहां पर पी वेक्टर के साथ कोई इनिशियल आ रहा है, ये होता है ना, दैट मींस पी वेक्टर यहां पर आपका बेस वेक्टर होगा। मैं लिखता हूं, पी वेक्टर आपका यहां पर बेस वेक्टर होगा, पी वेक्टर आपका यहां पे बेस वेक्टर होगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, ये पी वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है। अब सिंपल सी बात ये रहती है कि आपका क्यू वेक्टर आप कैसे ड्रॉ करोगे। आपका क्यू और पी यहां पर सेम ऑर्डर में है, दैट मींस क्यू वेक्टर का जो टेल है वो पी वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, और वो यहां पर जो आपके पास क्यू वेक्टर है उसका हेड जो है वो रिजल्टेंट के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। तो ये चीज आप ट्रायंगल लॉ में पढ़ते हो, दैट मींस जो आपका क्यू वेक्टर है ऑटोमेटिकली ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। ट्रायंगल को जब आप कंप्लीट करोगे, बस ख्याल रखना है कि एरो ऊपर की डायरेक्शन में डालना है, क्योंकि सेम ऑर्डर में आपका पी वेक्टर और आपका जो क्यू वेक्टर है ये सेम ऑर्डर में है, क्योंकि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर देकर है। तो आपको तो ट्रायंगल कंप्लीट करना है। ट्रायंगल जब आप कंप्लीट करोगे, अब आपको एरो का देखना होता है कि एरो नीचे ड्रॉ करोगे कि ऊपर ड्रॉ करोगे। यहां पर एरो को ऊपर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर यहां पर सेम ऑर्डर में है। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ये आपका 90 डिग्री है, आपका ये वाला साइड और आपका ये वाला साइड यहां पर सेम है, दैट मींस ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री होगा तो रिमेनिंग एंगल्स आपके यहां पे 45 और 45 ही हो सकते हैं। तो ये 45 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आप एंगल निकालो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में। ये आपका पी वेक्टर है, जरा पी वेक्टर का सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ये आपका पी वेक्टर है, मैं पी वेक्टर का सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका पी वेक्टर है, मैं पी वेक्टर का सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा आपके पास यहां पे कौन सा वेक्टर है, आपके पास क्यू वेक्टर है, क्योंकि आपको पी और क्यू के बीच में एंगल ढूंढना है। तो जिन वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल को फाइंड करना होता है उन वेक्टर्स का सपोर्ट ड्रॉ किया करो। तो यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्यू वेक्टर का सपोर्ट यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं। अब जरा देख लो, इस पॉइंट पे आप चेक कर लो, आपका ये सपोर्ट यहां की तरफ जा रहा है, ये सपोर्ट यहां की तरफ जा रहा है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं कि ये सपोर्ट यहां की तरफ जा रहा है, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन देखो ना। तो आपके पास एक सपोर्ट आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डाइवर्जेंस इस स्टाइल से हो रहा है। अगर डाइवर्जेंस इस स्टाइल से हो रहा है तो आपके पास इस पॉइंट पे ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस।
ठीक है ना, एट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है, आप चेक कर लो, यहां पर आपका इस पॉइंट पे आपका ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एज इफ कि ये दोनों सपोर्ट्स यहां पे डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल आपके पास होगा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और यहां पर अगर ये 45 है, ये पूरा एंगल यहां पर लीनियर पेयर के फॉर्म में 180 माइनस 45 होगा, तो ये आपका 180 माइनस 45 होगा, which is equal to 135 डिग्री। सो जो एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर है, दैट इज योर 135 डिग्री। ये आपका आंसर होने वाला है। और एक क्वेश्चन इसी फॉर्म का देखते हैं ताकि थोड़ा होल्ड आपका बन जाए। तो जैसे कि अगेन अब नया क्वेश्चन में लेने वाला हूं, यहां पर आप देख लो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या समझ में आया कि ए और बी सेम ऑर्डर में है और सी आपको क्या लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। फर्दर सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए वेक्टर को क्या लोगे, बेस वेक्टर लोगे, और सी वेक्टर ए वेक्टर की क्या डालोगे, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब आपका सी वेक्टर ए वेक्टर क्या होना चाहिए, कोइनिशियल। अगेन ये जो मैं फॉर्म बना रहा हूं यहां पे, जितना अभी तक पढ़ा उसी हिसाब से चल रहे हैं और नया कुछ भी नहीं है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपको यहां पर दो साइड्स के बीच का रिलेशनशिप देकर है, रादर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप आपको यहां पर देकर है। आपको बोला जा रहा है कि थीटा एंगल कैलकुलेट करो। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। रिजल्टेंट वहां पर आता नहीं है, दैट मींस थीटा एंगल यहां पर होगा ए और बी के बीच में, क्योंकि ये आपके दो वेक्टर्स है, जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो। तो थीटा आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है, जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फिर आपको निकालना होता है। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, देख लो यहां पर नहीं बोला गया है कि कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहां बोला गया है कैलकुलेट या इवैल्यूएट थीटा। तो इसका मतलब ही होगा कि आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है। तो दो वेक्टर्स होंगे कौन से, जो सेम ऑर्डर में आपने प्लेस करे होंगे, जो कि आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब जरा यहां ड्रॉ करते हैं। पहले मैं ए वेक्टर, अगेन जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया, मैं पहले ए वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये देख लो मैंने ए वेक्टर ड्रॉ यहां कर दिया, तो हो गया। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका सी वेक्टर परपेंडिकुलर है टू ए वेक्टर, और सी वेक्टर यहां पर एज अ रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो आपका जो सी वेक्टर है वो इस फॉर्म का होना चाहिए। ये आपका सी वेक्टर है, मैंने ड्रॉ कर दिया, और सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया, तो ये एंगल आपका यहां पे 90 डिग्री होने वाला है। ये हो गया। अब आपको ड्रॉ क्या करना है, बी वेक्टर। तो आप ट्रायंगल को कंप्लीट पहले कर लो। ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए आप यहां पर थर्ड साइड ड्रॉ करोगे, तो थर्ड साइड ड्रॉ किया। अब एरो कहां की तरफ ड्रॉ करोगे, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ। आपको पता है कि ये ए वेक्टर है, आपको पता है कि यहां पर ये आपका बी वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला है, आपको ये भी पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां पर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो ए वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो सेम ऑर्डर में होगा ना। तो आपको यहां पर एरो ऊपर की डायरेक्शन में दिखाना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब आप बोल सकते हो, क्योंकि ए और बी सेम ऑर्डर में है, सी अपोजिट ऑर्डर में है, आप बोल सकते हो कि ये पूरा जो सिनेरियो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देख लो, आपको बोला गया है कि सी और बी के बीच जो रिलेशनशिप है वो हाफ का रिलेशनशिप है। मैं लिखता हूं यहां पे, आपको बोला गया है यहां पे कि सी वेक्टर का जो मॉड है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कोई इश्यू नहीं है यहां पे। आप क्या करोगे, पहले यहां पर आप ये एंगल अल्फा फाइंड कर लो। अल्फा क्यों फाइंड करें, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। तो आप अगर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हो, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सपोर्ट ड्रॉ करो। चलो ए वेक्टर का सपोर्ट मैं ड्रॉ करता हूं। सिमिलरली अब आप यहां पे बी वेक्टर का सपोर्ट ड्रॉ कर दो। आप देख लो कि इस पॉइंट पे आपका ए वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, बी वेक्टर का डायरेक्शन पीछे की तरफ है। इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ये आपका यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। लेट दिस बी थीटा। अब आपको तो पता है कि थीटा प्लस अल्फा 180 होता है। अल्फा निकाल देंगे तो थीटा निकल जाएगा ना। मैं लिख सकता हूं ना यहां पर अल्फा प्लस थीटा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा निकालने के लिए आप 180 डिग्री माइनस अल्फा करोगे, तो आपको अल्फा पता होना चाहिए, इट मस्ट बी नोन। तो अल्फा कैसे निकाले, अब जरा देख लो। आपको यहां पर किन दो साइड्स का रिलेशनशिप देकर है, सी और बी, सी और बी इन दो का रिलेशनशिप देकर है। अगर आप यहां पर अल्फा ये एंगल ले रहे हो, आप टैन अल्फा लोगे, साइन अल्फा लोगे कि कॉस अल्फा लोगे, सो दैट ये दो साइड्स यहां पर आपस में रिलेट हो जाए। तो चलो मैं पहले यहां पे साइन अल्फा लेता हूं। जरा साइन अल्फा लेते हैं। साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अल्फा का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो वो सी आ जाएगा।
या सी वेक्टर मॉड आप बोल सकते हो। और सिमिलरली आपका 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मॉड आप यहां पे हाइपोटेन्यूज लोगे। अब देख लो, यही दो साइड्स तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो मुझे कॉस लेने की जरूरत नहीं है, टैन लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, आपका सी वेक्टर मॉड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मॉड हाफ के बराबर होगा। अब चेक कर लो, अगर मैं यहां पर सी वेक्टर मॉड ले रहा हूं, डिवाइड यहां पे बी वेक्टर मॉड से कर लूं, ये आपका सिंपली यहां पर 1/2 के बराबर होगा। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ना कि आपका जो साइन अल्फा है वो सिंपली यहां पर किसके बराबर आ रहा है, सी वेक्टर मॉड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मॉड, या सी बाई वी अगर मैं बात करूं, सी बाई बी सॉरी अगर मैं बात करूं, ये आपका 1/2 के बराबर है। तो साइन अल्फा आपका 1/2 के बराबर होगा। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। कहने का मतलब अल्फा आपका किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। तो ये वाली वैल्यू आपने निकाल दिया, तो मैं बोल सकता हूं ना देयरफॉर जो आपका थीटा होगा इट विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं ना कि आपका थीटा यहां पर 150 डिग्री के बराबर आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि जो आपके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, पहले उसको अंडरस्टैंड करो और फिर उस एंगल को जब आप निकाल रहे हो वो 150 डिग्री के बराबर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं आगे, बट पहले पूरे वेक्टर को खत्म करेंगे। वेक्टर को पूरा खत्म करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेक्टर के हम डील करने वाले हैं, जो ना पूरा आपका बेस लेवल भी कवर करेंगे, फिर नीट का लेवल भी कवर करेंगे, जेई मेंस का लेवल भी कवर करेंगे और जेई एडवांस का लेवल भी कवर करेंगे। तो बट आज के लिए इतना काफी रहेगा। मैंने 3 एग्जांपल्स दिखाए, आप फर्दर कुछ क्वेश्चंस खुद से देखो इसी स्टाइल के, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आपका वेक्टर खुद से स्ट्रांग हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।